नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए होम साइंस में सीरीज़ 2 MCQs लेकर के आई हूँ, जो आपके दिसंबर 2020 यूजीसी नेट के आधारित क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैंने बनाया है, इसको खुद बनाया है, ऐसे क्वेश्चन जो आपके आने के चांसेस हैं। और एक आपको कह सकते हैं, आपको बताना है कि सूचना देनी है। बहुत कष्ट की बात है कि काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि फूड एंड न्यूट्रिशन का मेरा जो प्लेलिस्ट थी वो डिलीट हो गई है, और हमसे बहुत कह सकते हैं बाई मिस्टेक हो गया, अचानक हो गया, और मैंने कोशिश किया लेकिन वो आ नहीं रहा है। तो प्लीज़ इसके लिए सॉरी। और इसी वजह से जो है मैं ज़्यादातर आपके जो फूड एंड न्यूट्रिशन जो चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ उसी से संबंधित क्वेश्चन जो है मैं बना रही हूँ, जिससे आपका इस क्वेश्चन से आपकी तैयारी हो जाए। तो इसीलिए मैंने आज ये वीडियो लेकर के और भी ऐसे आपके MCQs होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन संबंधित लेकर के आऊँगी। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, चूज द फंक्शंस ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी के क्या फंक्शंस है ये आपको बताना है। देखिए, अब जो ऑप्शन आते हैं तो इसमें से कई क्वेश्चन उसमें सही होते हैं, कई उसमें जो ऑप्शन होते हैं वो सही होते हैं। अब इसमें से चूज करना है कौन से आपके ऐसे ऑप्शन सही हैं। इसमें देखिए, कोलेजन फॉर्मेशन यानी कोलेजन के निर्माण में सहायक होता है, तो पता ही है आपको। हेल्दी ब्लड वेसल्स यानी हमारे जो ब्लड की जो वेसल्स होती हैं, वाहिकाएं होती हैं, उनको स्वस्थ रखने का काम हमारा विटामिन सी करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन यानी आयरन के एब्जॉर्प्शन यानी उसको पचाने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए जो है सहायक होता है हमारा विटामिन सी। सर्व को एंजाइम यानी एक को एंजाइम के रूप में ये काम करता है। और ये साथ साथ ये बैलेंस इन ब्लड। देखिए, अब उसके बाद कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म यानी हमारे जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी मेटाबॉलिज्म में भी सहायक होता है विटामिन सी। टू इंक्रीज इम्यूनिटी पावर, और इम्यूनिटी पावर को भी इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। अब दूसरा इसमें नेक्स्ट हमारा है सातवां, बैलेंस इन ब्लड शुगर लेवल। ये हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है इसको बैलेंस करने का काम हमारा ये नहीं करता है, कौन? विटामिन सी। और डाइजेशन इन जो है विटामिन B2, और विटामिन B2 के डाइजेशन में भी ये सहायक नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब इसका जो ऑप्शन सही है, देखिए, कोलेजन के फॉर्मेशन में सहायक है, हेल्दी ब्लड वेसल्स हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन है, सर्व को एंजाइम, कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज इम्यूनिटी पावर। और इतने हमारे सही यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। लेकिन जो हमारा सातवां और आठवां है ये इसका काम नहीं है, ये ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने का काम नहीं करता है। हमारा इंसुलिन हार्मोन है वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है, और विटामिन B2 के डाइजेशन में भी ये सहायक नहीं होता है। तो ये इसका आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की डिफिशियंसी से कौन कौन से रोग होते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपके आए भी थे, इससे संबंधित क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पर बनाया भी है। देखिए, इसमें है सेलेक्ट द विटामिन सी डिफिशियंसी। इसमें है आपका एप्थेल्मोप्लेजिया, स्कर्वी, क्यूटेनियस हेमोरेज और पेचियल हेमोरेज और डिमेंशिया। तो आप सबसे पहले आप जान जाएंगे, स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। और हमारा क्यूटेनियस हेमोरेज, ये क्यूटेनियस हेमोरेज जो होता है इसको भी हमारा कह सकते हैं ये हमारे विटामिन सी की कमी से होता है। और पेचियल हेमोरेज, ये क्वेश्चन आपका आया भी है, इसी तरह से क्वेश्चन ये बना हुआ था। तो ये स्कर्वी, क्यूटेनियस हेमोरेज और पेचियल हेमोरेज, ये तीनों जो होते हैं विटामिन सी की कमी से होता है। लेकिन ऑप्थेल्मोप्लेजिया और डिमेंशिया ये दोनों किससे? विटामिन सी की कमी से नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय रोग। देखिए, आपका ये अभिकथन और कारण में मैंने क्वेश्चन बनाया है। देखिए, इसमें क्या है, हृदय रोग जो है, हृदय यानी जो हृदय रोग होता है ये हृदय, गुर्दे तथा मस्तिष्क में विकार, रक्त पहुंचाने वाली धमनियों में कुछ ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं जिससे हृदय रोग हो जाता है। यानी हृदय रोग में क्या हो जाता है, हृदय में और गुर्दे या मस्तिष्क में कोई विकार उत्पन्न हो जाता है। किसमें? जो रक्त पहुंचाने वाली धमनियां होती हैं उसमें कुछ ऐसे परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण से हृदय रोग हो जाते हैं। अब ये कारण इसका बता रहा है कि हृदय रोग के कारण हृदय जो है रक्त को धमनियों के माध्यम से रक्त पूरे शरीर में धीमी गति से पूरे शरीर में पहुंचा पाता है। तो ये देखिए, इसमें क्या है, यानी अब देखिए, जब कोई इसमें कमी आ जाएगी तो जाहिर सी बात है इसकी जो गति होगी वो धीमी हो जाएगी। तो हृदय रोग में तेज भी हो सकती है, धीमी भी हो सकती है। तो इसका जो ऑप्शन है, देखिए, AR दोनों सही है, कि AR दोनों सही है। और R जो है, A का सही स्पष्टीकरण है। और
तीसरा हमारा ए गलत है, आर सही है। और आर, अब देखिए इसमें आर गलत है कि ए सही है। अब इसमें आपको चूज करना है, तो इसमें हमने जो चूज किया है ए और आर दोनों सही है, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका हृदय संबंधित है। हृदय संबंधी दो रोगों के नाम लिखिए। क्या है? हृदय संबंधी दो रोगों के नाम लिखिए। हमारा है एथेरोस्क्लेरोसिस और उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर और एथेरोस्क्लेरोसिस, ये दोनों रोग हृदय संबंधी रोग हैं। अब देखिए, एक प्रौढ़ व्यक्ति का सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक, एक प्रौढ़ व्यक्ति का सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक कितना होता है? तो देखिए 110 से 125 सिस्टोलिक रेट होता है, यानी जब संकुचन होता है, और 60 से 70 जो होता है डायसिस्टोलिक रेट होता है। देखिए जो डायसिस्टोलिक होता है वो कम होता है। सिस्टोलिक का मतलब सिकुड़ना, सिकुड़ने का मतलब होता है कि उस जो हृदय होता है अपने पूरे ब्लड को वो दे देता है, और डायसिस्टोलिक का मतलब जब वो फैलता है तो ब्लड को वो अपने में लेता है। तो डायसिस्टोलिक मतलब जब लेता है, और सिस्टोलिक का मतलब जब वो छोड़ता है ब्लड को। तो ये जो सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक, ये हृदय की जो संकुचन और प्रकुंचन की क्रिया होती है वो इसी का रेट है। ये 110 से 125 सिस्टोलिक और 60 से 70 हमारा डायसिस्टोलिक। और यदि ये तो ना, ये यदि हाई होता है तो तब भी ठीक चलता है, लेकिन यदि ये हाई हो जाता है, 90 के एबव हो जाता है, तो व्यक्ति की लगभग कह सकते हैं कि बहुत ही मौत की कगार पर होता है, कि बहुत ही ज़्यादा इस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उच्च ताप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो उच्च ताप को नापने के लिए आपको पता ही है, स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से छांट कर हृदय रोग के कारण लिखिए। अब देखिए यहाँ पर हृदय रोग के कारण ये आपको बताना है, इसमें से कि इसमें से छांट कर हृदय रोग के कारण लिखिए। देखिए भोजन संबंधी आदतें, शारीरिक आकार, इसका आंसर आप ढूंढ के बताओगे। इसमें सभी भी सही हो सकते हैं या इसमें से एक आध नहीं सही सकते हैं, ये आपको हम आंसर ढूंढ करके बताना है। तो देखिए इसमें हमारा है, इसमें से छांट कर हृदय रोग के कारण लिखिए। भोजन संबंधी आदतें, शारीरिक आकार, भोजन संबंधी आदतें देखिए यहाँ पर 2 बार हो गया हमारा, और शारीरिक आकार, मानसिक तनाव, और इसके साथ भी आपका 2 है, और शारीरिक मानसिक अस्वस्थता, शारीरिक मानसिक अस्वस्थता। तो ये आपको बताना है कि सभी क्वेश्चन, सभी इसमें सही हैं कि इसमें से कि कौन सा सही नहीं है। तो ये आपको हमें कमेंट में बताओगे कि भोजन संबंधी आदतें, शारीरिक आकार, मानसिक तनाव और शारीरिक मानसिक अस्वस्थता ये हृदय रोग के कारण हैं कि नहीं, या इसमें से एक आध 2 सही है। तो आपको मुझे आंसर लिख करके बताना है कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एथेरोस्क्लेरोसिस किसे कहते हैं? तो देखिए एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है यानी किसे कहते हैं? देखिए जब रक्त में रक्त नलिकाओं की आंतरिक दीवारों में वसा, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का जमाव हो जाता है। यानी जो हमारी रक्त नलिकाएं होती हैं, ये जो रक्त ले जाती हैं बॉडी में, इनमें क्या होता है, इसी की जो जैसे मान लीजिए नली है, इस नली के अंदर जो है इनका वसा का, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, इनका धीरे धीरे इसके नली को क्या करते हैं, ये बंद करने लगती हैं। इसी को क्या बोलते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस रोग कहते हैं। तो देखिए हमने अभी आपको बताया था हृदय संबंधी रोग 2 होते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस और उच्च रक्तचाप। तो ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, ये जो रक्त नलिकाओं की जो आंतरिक दीवार होती हैं उसमें वसा, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का जमाव ही एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए इसी से संबंधित मैंने क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बता देंगे यहाँ पर कि इसकी देखिए स्टेज भी आई थी, एथेरोस्क्लेरोसिस की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो देखिए इसकी मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। किसकी? एथेरोस्क्लेरोसिस की 3 अवस्थाएं होती हैं। देखिए पहली स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। पहले स्टेज में क्या होता है कि जब रक्त धमनियों में वसायुक्त धब्बे से पदार्थ जमने लगते हैं। जैसे मान लीजिए ये धमनियां हैं, इसमें जो है बीच बीच में ये क्या होने लगते हैं, किनारे किनारे, इसमें क्या होता है वसा, यानी जो वसा उसमें रहते हैं उससे संबंधित इस तरह से उसमें धब्बे जैसे बनने लगते हैं उस नलिकाओं में। तो वह पहली स्टेज में होता है। और जो धब्बे होते हैं वो पीले रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? पीले रंग के होते हैं। तो पहली स्टेज में इसमें क्या होता है कि उसमें वसायुक्त धब्बे जो है पदार्थ जमने लगते हैं और जो पीले रंग के होते हैं। दूसरे स्टेज में क्या होता है कि धमनियों में वसा तथा कोलेस्ट्रॉल पदार्थ महीन रेशे जैसे, अब जैसे ये धब्बे जैसे दिख रहे हैं, ये इस तरह से महीन महीन रेशे जैसे बनने लगते हैं। क्या करते हैं? ये महीन महीन रेशे जैसे बनने लगते हैं। और इसमें जो महीन महीन रेशे बनते हैं होते क्या हैं? इसमें वसीय अम्ल होता है, लाइपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल,
कैल्शियम, कार्बोज, रेसे तथा रक्त उपस्थित होते रहते हैं इसमें। तो देखिए इसमें जो सेकंड स्टेज में होता है इसमें रेसे बनते हैं, और जो ये रेसे बनते हैं किस किस चीज़ के बने होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल पदार्थ जो होते हैं इसमें वसी अम्ल होता है, लाइपोप्रोटीन होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, कैल्शियम होता है, कार्बोज, रेशे तथा रक्त उपस्थित इसमें रहते हैं सेकंड स्टेज में। तीसरे स्टेज में क्या होता है कि धमनियों में जो जमे पदार्थ होते हैं वो कोमल हो जाते हैं, यानी जो रेसे जैसे लिख रहे हैं ये बहुत ही कोमल हो जाते हैं, जो धमनियों को घाव पहुंचाने लगते हैं, और धमनियों की जो आकृति होती है वो बिगड़ जाती है, यानी जो धमनियों का आकार है कैसे हो जाता है, जब वो घाव से बनने लगते हैं तो उनका आकार बिगड़ जाता है, जो रक्त नलिकाओं को ब्लॉक कर देते हैं, यानी जो ये रक्त ले जा रही हैं इनको क्या कर देते हैं, ये पूरा बंद करने लगते हैं, जिससे प्रवाह जो बहुत ही धीमी गति, यानी जब पूरा बंद हो जाएगा बीच में जगह होगी तो जो गति होगी रक्त जाने की वो क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी या रुक जाएगी, जिससे कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। देखिए ये स्टेज आप याद रखना, पहले स्टेज में क्या होता है, वसायुक्त पदार्थ जमने लगते हैं जो पीले रंग के होते हैं। दूसरे स्टेज में क्या होता है, महीन में रेसे जैसे बनने लगते हैं, और ये रेसे जो होते हैं ये चीज़ों के बने होते हैं, और ये जो रेसे होते हैं इनका जो होते हैं ये कोमल हो जाते हैं और धमनियों के आकार को मतलब कि डिसबैलेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो रक्त नलिकाएँ होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, और कभी कभी जो रक्त ले जाती हैं उनकी जो गति तेज होती है तो लेकिन वो सही से ले नहीं जा पाती हैं क्योंकि जगह नहीं होता वहाँ पर जाने की, तो ये तो धीमी हो जाती हैं, तो रुक जाती हैं, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये चीज़ समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रही हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इन द फॉलोइंग पॉइंट विच इज रिलेटेड इन द प्री कन्वेंशनल स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग थ्योरी। देखिए हमारे ये मोरल रीजनिंग थ्योरी से संबंधित एक क्वेश्चन है, हमने इसको पढ़ाया है, यदि आपने देखा नहीं है तो बाल विकास वाली लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। अब इसमें बता रहा है कि जो मोरल रीजनिंग थ्योरी है उसमें जो 3 स्टेज बताए थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और आपके पोस्ट कन्वेंशनल, इसमें जो पहली स्टेज है उसमें कौन कौन से जो है सिम्टम्स उसमें दिखाई पड़ते हैं उसमें मोरल रीजनिंग थ्योरी में, ये आपको बताना है। उसमें देखिए हमने यहाँ पर लिखा है एविडेंस ओरिएंटेशन, बेस्ड इंटरपर्सनल, इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन, मेक पर्सनल मोरल कोड। क्या है, मेक पर्सनल मोरल कोड। तो इसमें जो सही ऑप्शन है क्या है, एविडेंस ओरिएंटेशन और आपका है इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। प्री कन्वेंशनल में क्या है, एविडेंस ओरिएंटेशन होता है यानी आज्ञा का पालन करते हैं, और इंस्ट्रूमेंटल मतलब कि जो वस्तु होता है उसका वो यूज करने लगते हैं, खिलौनों को खेलने लगते हैं। तो ये चीज़ें हैं उसमें, और जो चीज़ें इंस्ट्रूमेंटल में होता है इसमें इंस्ट्रूमेंट का कह सकते हैं ओरिएंट हो जाते हैं वो। तो ये आप और भी इसमें डिटेल देखना हो तो आप मोरल रीजनिंग थ्योरी में जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं इसके बारे में पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच स्टेज इज प्रोवाइडेड रिवार्ड एंड पनिशमेंट इन मोरल रीजनिंग थ्योरी। किस स्टेज में जो है रिवार्ड और पनिशमेंट दिए जाते हैं, विच स्टेज इज प्रोवाइडेड रिवार्ड एंड पनिशमेंट इन मोरल रीजनिंग थ्योरी। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो जो इसमें दिया जाता है रिवार्ड और पनिशमेंट आपको पता ही होगा वो कौन सा होगा, हमारा प्री कन्वेंशनल स्टेज होगा। क्या होगा, प्री कन्वेंशनल स्टेज में रिवार्ड और पनिशमेंट से बच्चों को क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, जिससे वो अच्छे हैबिट को सीखें। अब देखिए नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैच द क्वालिटी एंड अथवा करेक्टरिस्टिक्स विथ दियर स्टेज, यानी ये स्टेज दिए गए हैं इनकी करेक्टरिस्टिक्स को आप मैच कराना है। ये भी आपका मोरल रीजनिंग थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन पहला है हमारा, इसी से आपको मैच कराना है मोरल प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो जो प्री कन्वेंशनल होता है इसका जो स्टेज होते हैं, अभी हम लोग को यहाँ पर अभी क्वेश्चन बताया, एविडेंस ओरिएंटेशन होता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये आपका है एविडेंस ओरिएंटेशन। प्री कन्वेंशनल में क्या होता है, एविडेंस ओरिएंटेशन। दूसरा हमारा आता है कन्वेंशनल, इसमें क्या होता है, बेस्ड इंटरपर्सनल नॉर्म्स, यानी अपने भी ये कह सकते हैं नॉर्म्स बनाने लगते हैं, अपने आधार पर चीज़ों को सोचने लगते हैं। तो ये हमारा बेस्ड इंटरपर्सनल नॉर्म्स हो जाता है। तीसरा है हमारा कन्वेंशनल है। पोस्ट कन्वेंशनल में क्या है, मेक पर्सनल मोरल कोड, यानी उनको जो सही लगता है उसके अनुसार चीज़ों को वो सोचते हैं और अपने अनुसार ही मोरल कोड को बना लेते हैं कि हमें इसी के अनुसार ही चलना है। तो ये 3 स्टेज की है, तीनों को आप याद रखना। पर्सनल के हैं एविडेंस ओरिएंटेशन, कन्वेंशनल के हमारा बेस्ड इंटरपर्सनल नॉर्म्स, और पोस्ट कन्वेंशनल के है मेक पर्सनल कोड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करने का काम करता है। ये क्वेश्चन भी आपका आया है। तो देखिए मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। तो देखिए इसमें हमारा है शरीर के ताप को नियंत्रित करने के लिए हमारे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस पाया जाता है।
करता है, इसे ही थर्मोस्टेट भी कहते हैं। यानी हमारे जो मस्तिष्क के मतलब कि पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का, ताप को कंट्रोल करता है मस्तिष्क का कौन सा पार्ट, हाइपोथैलेमस, जिसे हम थर्मोस्टेट भी कहते हैं। किसे कहते हैं, इसे हम थर्मोस्टेट भी कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टाइफाइड ज्वर में, आपका अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है। टाइफाइड ज्वर में देखिए एक सेकंड, टाइफाइड ज्वर में साल्मोनेला टाइफी से होता है। देखिए टाइफाइड जो ज्वर होता है वो किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी से होता है। यह ग्राम निगेटिव रॉक आकार के बैक्टीरिया से होता है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आप यदि आपने पढ़ा होगा तभी इसका आंसर आप दे सकते हो, इसके बारे में डिटेल। और ये जो ग्राम निगेटिव आकार का ये क्वेश्चन आपका एलटी ग्रेड के जो आपके अभी 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था टाइफाइड के ये बैक्टीरिया का। तो ये देखिए अब यहाँ पर हमने बनाया है क्वेश्चन। तो इसका आंसर देखते हैं कि टाइफाइड जो ज्वर होता है उसमें जो बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफी होता है, यह ग्राम निगेटिव आकार का होता है, बैक्टीरिया से होता है। जिसके कारण क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर इसका कारण क्या है, जिसके कारण छोटी आंत में सूजन, जलन और छिद्र हो जाने के साथ साथ रक्त भी निकलने लगता है। अब देखिए इतनी बातें इसके बारे में दिया है, यदि आप इसके बारे में जाने होंगे तभी इसका आप सही आंसर ढूंढ सकते हो, नहीं तो आप इसमें कंफ्यूज हो गए, ये सही है कि आर सही है कि दोनों सही है कि दोनों कौन सा। तो इसके लिए मैं आपको कहती हूँ इस चीज़ के लिए आपको डिटेल पढ़ना पड़ता है। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है ए और आर दोनों सही है, कि ए सही है आर गलत है, ए आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। और डी है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। तो हमने जो इसमें आंसर सही हमारा वो आंसर सी है। क्यों, क्योंकि ये साल्मोनेला टाइफी की बैक्टीरिया से होता है, ये ग्राम निगेटिव आकार का होता है और छोटी आंत में इसकी सूजन आ जाता है, जलन होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो है सही बात कही गई है। अब देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि टाइफाइड के रोगी को इनमें से कौन से आहार को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो देखिए टाइफाइड के रोगी को इनमें से कौन सा आहार देते हैं। देखिए उच्च कैलोरी, उच्च प्रोटीन, अधिक वसा, अधिक रेशेदार पदार्थ, अधिक तरल पदार्थ। तो देखिए इसमें सबसे पहले टाइफाइड में बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं बुखार होता है, इसमें एनर्जी बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाती है, जिसमें इसमें अधिक उच्च कैलोरी और उच्च प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। उच्च कैलोरी, उच्च प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, साथ में अधिक तरल पदार्थ की आवश्यकता होती है। लिक्विड फॉर्म में लेते हैं क्योंकि हमारा जो आंत में सूजन हो जाता है, यदि ज़्यादा ऐसी चीज़ लेंगे तो हमारे आंतों पर भार पड़ता है, इसलिए लिक्विड चीज़ें ही लेते हैं। तो उच्च कैलोरी, उच्च प्रोटीन और अधिक तरल पदार्थ लेते हैं। अधिक वसा इसमें नहीं देंगे, अधिक वसा देंगे तो वो पचेगा नहीं क्योंकि उस पर आंत को ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा। अधिक रेशेदार पदार्थ नहीं डालेंगे क्योंकि उससे क्या होगा कि जो भी हम खाएंगे वो हमारा कह सकते हैं बार बार मल त्यागने की भी इच्छा होगी क्योंकि हमारा आंत जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो ये होता है हमारा टाइफाइड के रोगी के लिए उच्च कैलोरी, उच्च प्रोटीन और अधिक तरल पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम जो होता है ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। यह रॉड आकार का होता है। क्या होता है, ये रॉड आकार का होता है। इसमें रीजन क्या है, जिसके कारण रोगी के शरीर का भार बढ़ने लगता है, जिसके कारण रोगी के शरीर का भार बढ़ने लगता है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा सही है। अब इसमें देखिए, अब इसमें जो ट्यूबरक्लोसिस है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है और ये रॉड आकार का होता है। यदि आपने पढ़ा होगा इसका आंसर दे देंगे, हाँ ये सही है। दूसरा इसमें रीजन दे रहा है कि जिसके कारण रोगी के शरीर का भार बढ़ने लगता है। देखिए इससे टीबी के मरीज का जो भार होता है वो बढ़ता नहीं बल्कि घटता है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि ए सही है और आर गलत है। क्या है हमारा, यानी ए सही है और आर गलत है। क्यों, क्योंकि भार नहीं बढ़ता बल्कि भार घटता है। तो ये ऑप्शन जो इसका सही होगा वो क्या होगा, ये ए सही होगा। हमने यहाँ पर इसका आंसर दिया है। अब देखिए और ये हो गया आपका क्वेश्चन। और नेक्स्ट मैं सीरीज़ लेकर के आऊँगी, इसका और भी सीरीज़ थर्ड लेकर के आऊँगी। तो यदि मेरी वीडियो ये आपको अच्छी लगी होगी, आपके काम की इस तरह लगी होगी कि हाँ ये काम की है आपके, तो प्लीज़ इसके लिए लाइक और शेयर करना ना भूलें। और एक कमेंट में हमें इसका आंसर जो मैंने पूछा वो भी बताइएगा। और इसमें यदि कोई कमी होगी मैं वीडियो बनाने, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से बना रही हूँ मैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इस तरह से कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।